अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक दफ़ा फिर नए दिन में नई खबरों के साथ, ताज़ा तरीन खबरें, ताज़ा तरीन स्टोरीज के साथ मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और मैं हूं महक असलम। नया दिन है, एक खुशगवार दिन है, नई बातें हैं, नया एहसास है, नई खबरें हैं, नए नए टॉपिक्स हैं, लेकिन सियासत के हवाले से कुछ पुरानी खबरें हैं जिनमें नई डेवलपमेंट हुई है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र उस चीज़ का करेंगे जिसका है आज आलमी दिन। आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद पीने के पानी की अहमियत को उजागर करने के साथ साथ इसे महफूज बनाने की ज़रूरत पर भी जोर देना है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे, क्योंकि होता अक्सर ऐसे कि बहुत सारे लोग जो कि इस वक्त कैमरे के उस पार बैठे हमें नाश्ते की टेबल पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो पानी का नलका खोल देते हैं और बाकी कामों में लग जाते हैं। पानी का नलका खोल देते हैं और बर्तनों पे साबुन लगाना शुरू कर देते हैं। पानी का नलका खोल देते हैं और फलाना काम करना कहा जाता है ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो ये वाला जो रवैया है ये पानी के हवाले से बिल्कुल नहीं अपनाना। हाँ जी, और इसकी वजह क्या है, पानी कितना कम हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। पानी की कमी से इंसानी जिस्म पर क्या असरात होते हैं वो भी आपको बताएंगे। और ख़ास तौर पर इंसानों में जोड़ों की जो बीमारी होती है, जोड़ों का जो दर्द होता है, ये क्यों होता है। ख़ास उम्र के बाद हम देखते हैं कि घुटनों में, एड़ियों में, कोहनियों में, हर जिस्म के जो जोड़ होते हैं जी, जॉइंट्स में एक पेन शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह क्या होती है और इसका इलाज क्या होता है, क्या हम अपनी जिंदगी में रवैया इख्तियार करें, क्या चीजें करें जिससे इस चीज से बचा जा सके, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और ना सिर्फ एक सर्टेन एज, बल्कि फराज मुझे अब ऐसा लगता है कि अब हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उनमें ये दर्द आम हो चुके हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे कोलीग्स ही हैं जो कि माशाल्लाह यंग भी हैं, फराज भी यंग है, फैसल का अगर मैं जिक्र करूँ वो भी यंग है। तो मेरे कुछ अपने कोलीग्स जो कि यंग हैं उनमें भी ये दर्द पाया जाता है। मतलब वो शिकायत करते हैं कि यार आज कंधे के जोड़ में दर्द हो रहा है, बाजू के जोड़ में, घुटने के जोड़ में। मतलब ये क्या है। अच्छा, लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा इस पे मैटर करता है। आपका जो आपकी डाइट है वो भी इसमें बहुत मैटर करती है। और फिर आजकल जितनी हमारी जिंदगियां स्ट्रेसफुल हो गई हैं, हम बहुत ज्यादा ना अपनी जिंदगियों में डलनेस का शिकार हो गए हैं। तो आज हम आपको प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि आपने अपनी शख्सियत में निखार कैसे लाना है, खूबसूरती कैसे लानी है, अपनी जिंदगी को किस तरह से एक खूबसूरत पैटर्न पर लेकर चलना है, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से मैनेज करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपने मिसाल सुनी होगी ना, घर में कहते हैं कि जी तुमने तो अपने आप को छोड़ ही दिया है। मतलब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, हम कहते हैं बस ठीक है यार, जैसे लग रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो, गुजर रही है ज़िंदगी। तो ये वो गुजारे वाली बात नहीं करनी। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी शख्सियत कैसे मज़ीद खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत तो हैं ही आप, खूबसूरत तो हैं ही। और एक और खूबसूरत खबर शायकीन क्रिकेट के लिए वो ये कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लाहौर में जारी है तीसरा टेस्ट। इस पर हमने बात करनी है। कल का जो दिन था, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, 5 विकेटों के नुकसान पर 232 रन स्कोर किए। उस्मान ख्वाजा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे, नर्वस 90s का शिकार हुए, 91 उन्होंने स्कोर किया। लेकिन ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली उन्होंने। इस पर हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। एक और इनिंग्स है जिसका हम जिक्र करेंगे, वो है सियासत के मैदान में जो खेली जा रही है। कोई यहाँ से छक्के लगा रहा है, कोई वहाँ से चौके लगा रहा है, कोई ये विकेट लेके जा रहा है, कोई वो विकेट लेके जा रहा है। लेकिन सबसे पहले उस तारीखी दिन का जिक्र करेंगे जिसका क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट को जाता है। हमारी खारजा पॉलिसीज इतनी बेहतरीन है कि दुनिया इसकी मुतरफ नजर आती है। इस्लामी ताउन तंजीम का 48वां वज़ीर खारजा काउंसिल इजलास आज होगा। पार्लियामेंट हाउस में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा और चीनी वज़ीर खारजा समेत दीगर अहम शख्सियात इस्लामाबाद पहुंच गए। बिल्कुल, रिपोर्ट देखिए और उसके बाद मजीद इस पर बात करेंगे। OIC वज़राए खारजा काउंसिल के लिए कौमी असम्बली हाल में तैयारियां मुकम्मल। पार्लियामेंट की राहदारी में रेड कारपेट बिछ गए। ईवान को बरकी कुमकुमों और फूलों से सजा दिया गया। सेक्रेटरी जनरल OIC सऊदी अरब, मिस्र, चीन, सोमालिया और इंडोनेशिया के वज़राए खारजा, अजरबैजान के नायब वज़ीर खारजा, जबकि मालदीव और बांग्लादेश के मुस्तकिल मंदूब भी पहुँच गए। 57 रुकन ममालिक के वज़राए खारजा, नायब वज़राए खारजा, मुस्तकिल नुमाइंदे और 15 मुबस्सिर ममालिक के नुमाइंदों समेत 675 से ज़ायद शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताई सेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, अफगान सूरत-ए-हाल और इस्लामोफोबिया बड़े मौजू होंगे। तंजीम की सरनो तश्कील और तजारती और इक़्तिसादी रवाबित का फ़रोग़ भी एजेंडे में शामिल है। हैसियत चेयरमैन के जो मैं जिम्मेदारी संभालूंगा OIC के वज़ीर खारजा की, तो इस एक साल में मेरे एक खाका है ज़हन में, अपनी स्टेटमेंट में एक तजवीज़ लेके जाऊंगा कि हम इसको ज़्यादा मौसर और फाल कैसे कर सकते हैं।
कॉन्फ्रेंस में 100 से ज्यादा करारदादें मंजूर होने का इम्कान है। मौजूद मेहमान यौम पाकिस्तान की परेड भी देखेंगे। चीनी वजीर खारजा बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। तो ये अहम तरीन इजलास आज होने जा रहा है OIC का। इस पर मजीद बात करते हैं। हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान जो है सिफारती हवाले से एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बनने जा रहा है। आज क्या कहेंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और जिस तरीके से इसकी तैयारियां शुरू की गई थी और जिस तरीके से इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट से लेके हर तरह का मेहमानों के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया है। उससे एक तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत सिंसेरिटी के साथ इस इवेंट को सिफारती महाज पर अपनी एक कामयाबी के तौर पर भी मनाने की कोशिश की है। और नो डाउट कि इसमें पाकिस्तान को पूरी आलमी बरादरी में एक बहुत नुमाया मकाम मिला है और आगे भी मिलने जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस एक साल के लिए इसकी सरबराही भी है, चेयर भी है, और इसी इजलास में ये फैसला होगा कि उसके बाद इस सरबराही किसके पास जाएगी। मगर फिल वक्त इसमें इस 2 रोज़ा इजलास में जिसकी सरबराही फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी करेंगे और कलीदी खिताब जो है वजीर आज़म इमरान खान करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान के क्रेडिट पे सबसे बड़ी बात इस्लामोफोबिया के हवाले से, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया, कि पहली मर्तबा इस्लामोफोबिया के मसले को आलमी बरादरी ने न सिर्फ उठाया, डिस्कस किया, बल्कि उसको ताहयात उसको एक बेंचमार्क के तौर पर भी आने वाले दिनों में मनाने के लिए सेट किया, ताकि दुनिया में इस्लाम के इस एक हक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जा सके मुस्लिम उम्मा की जानिब से। तो इसमें कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से भी तकरीबन जो 150 के करीब करारदादें हैं उसमें सुनने में आया है कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर भी पाकिस्तान की जानिब से पुरजोर आवाज़ उठाई जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा सुमेरा, एक और चीज़ बताएगा, आप तो ये चीज़ें कवर करती आती हैं, फील्ड में मौजूद होती हैं, पहले होने वाले इजलास में और आज के होने वाले इजलास में आपने क्या डिफरेंस देखा है? देखिए, इससे पहले एक यहाँ पर मुझे वाकईतन बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल, क्योंकि कुछ लोग मिक्सअप भी कर रहे हैं। जो गैर मामूली इजलास था अफगानिस्तान के लिए 3 माह पहले बुलाया गया था, उसको और एक कसीर तादाद पाकिस्तान में भी इस सेशन को एक ही समझ रहे हैं। वो गैर मामूली इजलास था OIC का, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया, और ये एक रेगुलर इजलास है जो कि 48वां इजलास और पाकिस्तान की सरबराही में पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है। तो 3 माह के कलील अरसे में पहले तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि उसने OIC के ही मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा फोरम और अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फोरम, उसकी एक बड़ी बैठक जो है पाकिस्तान में अरेंज की है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि इस मरतबा 650 के करीब मंदूबीन इसमें शिरकत करेंगे, 100 से ज़ायद करारदादें होंगी, और ऑब्वियसली एक बहुत जाइनॉर्मस इवेंट है। तो यकीनन एक गैर मामूली इजलास जो कि 1 पॉइंट एजेंडा था अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, और अब जो एजेंडा है वो लामतनाही है, उसमें बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी, बहुत सी करारदादें आएंगी, कुछ एक्सेप्ट की जाएंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ पर बहस होगी। तो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस और गैर मामूली इजलास में यकीनन बहुत फर्क है। मगर वंस अगेन व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशंस एंड अदर थिंग्स डन बाय पाकिस्तान, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान इसको बहुत बहुत कामयाबी से, कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अहसन तरीके से निभा रहा है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका सुमेरा, आपने तफसीली तौर पर आज के इस इजलास के हवाले से आगाह किया। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और ख़ास तौर पर ये कि पाकिस्तान को चेयरमैनशिप मिलने वाली है 1 साल के लिए, और आज के इस इजलास में ये तय किया जाएगा कि नेक्स्ट जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास जाएगी। एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग में आज का दिन जो है बहुत अहम किरदार अदा करने वाला है, क्योंकि यकीनन दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर है। देखा जाएगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कहा कुछ और जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि एक तरफ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जबरदस्त किस्म की सीरीज यहाँ पर जारी है, दूसरी जाने फिर OIC इजलास एट ए टाइम 2 इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में जारी हैं, तो बड़ा एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड हो रहा है इससे पाकिस्तान का। अगेन कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि नई हो रही हैं। OIC इजलास में शिरकत के लिए चीनी वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद और शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम। चीनी वजीर खारजा ने कहा पाकिस्तान चीन का अहम शराकतदार है, आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की मुआविनत जारी रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन और सलामती के लिए एक बड़ी रुकावट है। चीन के वजीर खारजा वांग यी की पाकिस्तान आमद।
शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीनी वजीर खारजा पहली मर्तबा OIC इजलास में शिरकत कर रहे हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा हर नाजुक मोड़ पर एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। China has been very consistent in our support, and the Foreign Minister has categorically said we will continue to support Pakistan till we see Pakistan out of the grey list. शाह महमूद कुरैशी ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन और सलामती के लिए बड़ी रुकावट है। तो जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए, एक प्राउड मूवमेंट भी है, लेकिन एक चैलेंजिंग दिन भी है, क्योंकि दुनिया को हमने अपना पॉजिटिव इमेज दिखाना है। इसी पर बात करने के लिए अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लामा साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज बड़ा अहम दिन है, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का तर्जुमान बना है। पाकिस्तान के लिए आज इंतहाई अहम दिन, OIC की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल होने जा रही है। आलम इस्लाम और पूरी दुनिया को क्या पैगाम जाएगा और इससे स्पेशली पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। देखिए, गुजारिश ये है कि इस्लामी ताउन तंजीम जो है, इसकी असास और बुनियाद मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद है, और पाकिस्तान इसके बानी मिंबरान में से है, बुनियादी रुकन है पाकिस्तान। बल्कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने तो इसकी कीमत भी अदा की है, उसी तरह जिस तरह शाह फैसल शहीद ने अदा की थी। क्योंकि मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद की बात करना और मुस्लिम उम्मा के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करना, ये बहुत सारे जो उम्मा के दुश्मन हैं, जो अगयार हैं, उन्हें कबूल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आलम इस्लाम में एक अपना मुमताज मकाम रखता है, और यही वजह है कि आप देखें कि 3 माह के अंदर अंदर हमने दूसरी मरतबा पूरे आलम इस्लाम को इस्लामाबाद में जमा किया है, और आज ये OIC कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कल जो हमारी काबिल फख्र परेड है हमारी फौज की, हमारे जो है जवानों की, उसमें ये सारे मेहमान जो हैं वो शरीक होंगे। तो आप उस मंजर का जरा तसव्वुर करें जब पूरा आलम इस्लाम पाकिस्तान की फौज की परेड में शरीक हो और पूरा आलम इस्लाम पाकिस्तान की तासीन कर रहे हो। इसी तरह इस मरतबा इस इजलास में जो है मसला कश्मीर और फलस्तीन और हिंदुस्तान में जो मजालिम हो रहे हैं उनको अव्वलियत दी गई है, और उस हवाले से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारे अमली इक़दामात भी आपके सामने आएंगे, और तकरीबन 100 से ज़ायद जो करारदादें हैं वो इंशाअल्लाह इसमें मंजूर की जाएंगी। अच्छा अल्लामा साहब, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की हमेशा बात की जाती है, इस पर जोर दिया जाता है। आज मुस्लिम उम्मा इतनी बड़ी एक तादाद में यकजा हैं, इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद, इत्तफाक और शराकत के हवाले से आज बात की जा रही है। इतने बड़े इस्लामी फोरम पर मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की भी भरपूर नज़रें हैं। उनकी मुश्किलात के हल के लिए कोई हिकमत अमली जो है वो इस इजलास में अपनाई जाएगी? पूरी दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, और मुसलमानों के लिए भी। जैसे अभी हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के ऊपर मुत्तफ़िका करारदाद जो आई है, और पाकिस्तान चूंकि ये करारदाद पाकिस्तान लेकर गया था OIC में और फिर UNO में, तो ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम पूरी दुनिया के लिए भी इससे गया है और मौजूद है और जाएगा भी कि उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद और पाकिस्तान का उम्मत मुस्लिमा में जो मुमताज मकाम है वो रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान उम्मत के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब, ये भी अर्ज कीजिएगा, कौन कौन सी करारदादों पर आज बात होने जा रही है? जैसे मैंने अर्ज किया, हमारे लिए सबसे अहम मसला जो है वो कश्मीर है, फलस्तीन है, इस्लामोफोबिया है, बढ़ती हुई जो इंतहा पसंदी है, फिर नौजवान नस्ल को जो गुमराह किया जाता है इस्लाम का नाम लेकर, जो है दहशतगर्दी, ये सारी चीजें इंशाअल्लाह इसमें उस पर बात होगी, और इस हवाले से जो करारदादें हैं वो दुनिया के सामने आएंगी और अमली इक़दामात भी आएंगे। इसी तरह पाकिस्तान का ये तसव्वुर भी है, अमली कदम भी है कि पाकिस्तान की ये कोशिश भी है कि जो भी हो, जिस तरह भी हो, जिस तरह भी मुमकिन हो, उम्मत को जमा किया जाए। तिजारत है, मईशत है, इक़्तिसाद है, बाकी मसाइल हैं,
और मिलकर इन मसाइल को हल किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया साहब, आपने तफसीली तौर पर आज के इस अहम तरीन इजलास के हवाले से हमसे बात की। क्विकली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल के एक खिताब के हवाले से। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। एज अ नेशन हमारे लिए फराज एक बड़ा प्राउड मोमेंट है। एज अ नेशन हम बड़े सर को फ़ख्र से बुलंद करके ये कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें पाकिस्तानी ख़ुद को कहने में कोई आर महसूस इसलिए नहीं होती क्योंकि आज जो कि होने जा रहा है इजलास, उसमें हमने बहुत सारे ममालिक को एक जगह पर, एक पेज पर इकट्ठा किया। नो डाउट इसका क्रेडिट पीटीआई गवर्नमेंट को जाता है क्योंकि हमारी जितनी कोशिशें हैं, पीटीआई गवर्नमेंट की जितनी कोशिशें हैं, जितनी खारिजा पॉलिसीज़ हैं हमारी, वो सब तारीफ़ के काबिल है। सब चीज़ें, सियासी इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे स्पेशली कहना चाहूँगी वो ये कि इतने मुश्किल कड़े वक्त में जब हमें बहैसियत कौम इतने चैलेंजेस का सामना है, इतनी मुश्किलात का सामना है, उस वक्त इतना बड़ा स्टैंड लेना और उस वक्त इतनी बड़ी खिदमत करना पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए फराज, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और अगर माजी का हम तज़किरा करें तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात को भी फरामोश इसमें नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज उजागर करने के लिए अनथक मेहनत की थी। उस दौर में भी हमने यही देखा, यही पढ़ा कि वो एक ऐसे लीडर थे जो कि दुनिया भर के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे, पाकिस्तान की आवाज़ बनते थे, पाकिस्तानियों की आवाज़ बनते थे। और आज एक दफ़ा फिर हम वज़ीर आज़म इमरान खान की शक्ल में एक ऐसी शख्सियत को देख रहे हैं जो कि आलमी फोरम्स पर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर, आंखों से आंखें मिलाकर वो बात करते हैं जो कि हक की बात है, सच की बात है और पाकिस्तान की बात है। लोग डरते हैं, इस्लाम की बात हो जाए, पाकिस्तानियों के हुकूक की बात हो जाए, कश्मीरी भाइयों के हुकूक की बात हो जाए, फलस्तीनी भाइयों की बात हो जाए, अफगानिस्तान भाइयों की बात हो जाए, और ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जो एक आम आदमी दुनिया भर के सामने रखना चाहता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि हमारे लीडरान उनकी आवाज बने जिनकी आवाज हम बनना चाहते हैं। और खान साहब वो चेहरा हैं और वो आवाज बनते भी हैं। तो खान साहब की बात करते हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि मैरिज खत्म होने की वजह से करप्शन को हवा मिलती है। वजीर आजम इमरान खान का पिम्स अस्पताल में तकरीब से खिताब, कहा कि निज़ाम बना हुआ है, जो सीनियर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल, और ये भी उन्होंने कहा कि सीनियर जूनियर की जो जंग है इसको खत्म किया जाए, मेरिट पर अहल लोगों को आगे लाया जाए और उनको वो सीट्स दी जाएं जिसके वो डिजर्व करते हैं। हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत की सबसे बड़ी क्वालिटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए। वो फिक्री इनकलाब था। लोग गलत समझते हैं कि वो तलवार से कोई इनकलाब आया, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे। वो सिर्फ मुसलमान नहीं, जो भी उनकी सुन्नत पर चलेगा वो कौम ऊपर आ जाएगी। तो ये मुझे जो सबसे खुशी है कि हमने तालीम के ऊपर वो काम किया है, हेल्थ में वो किया है, इकॉनमी को ठीक किया है। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकल गई है। जो सबसे हमारा बड़ा मसला था कि हमारे खर्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी, हम वो पहली गवर्नमेंट आई है जो उस तरफ अब निकल गई है कि अपनी आमदनी उठाती जा रही है और इंशाअल्लाह अपने खर्चे मिलेंगे ताकि हमें किसी के सामने गुलामी ना करनी पड़े। एक खुददार कौम बन के हम सामने आए। बोर्ड का बनाने का मकसद ही ये है कि वो आप बोर्ड वो उस तरह हॉस्पिटल चलाएं जिस तरह प्राइवेट सेक्टर चलता है। आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए। अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। और जितना आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आएंगे उतना हॉस्पिटल की स्टैंडर्ड ऊपर चली जाएगी। तो बोर्ड का तो मकसद ये है। तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बोर्ड को कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद है में पोटेंशियल है कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हुए पाकिस्तान की प्राइमरी इंस्टीट्यूशन बन सके। तो ये था वज़ीर आज़म इमरान खान का पेम्स में खिताब। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं प्योरली सियासत के हवाले से। तहरीक अदम एतमाद, जिसके लिए इस्लामाबाद में सरगर्मियाँ दिन ब दिन तेज़ होती जा रही हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने पार्लियामेंट लॉजेस में MQM के वफ़द से मुलाकात भी की है और अपोजिशन के इस वफ़द में एहसन इकबाल, अयाज सादिक, साद रफ़ीक, खुर्शीद शाह और अख्तर मेंगल शरीक थे, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी आमिर खान, वसीम अख्तर और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक की जानिब से की जा रही थी। और दूसरी जानिब PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, जो कि आजकल कराची में मौजूद हैं, एक मुख्तसर दौरे पर कराची में वो मौजूद हैं। आज वो MQM के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे और वहाँ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से MQM को कायल करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, मुख्तसर से दौरे पर कराची पहुंचे मौलाना साहब। MQM तर्जुमान के मुताबिक मौलाना राबता कमेटी अरकान से
मुलाकात करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी फजल रहमान का इस्तकबाल करेंगे। मौलाना फजल रहमान के दौरे का मकसद तहरीक अदम एतमाद के लिए MQM पाकिस्तान को कायल करना है। यानी साफ साफ कहना कि आइए हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ कुर्सी पे बैठिए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, माजी का जिक्र कर लेते हैं। माजी थोड़ी सी तल्ख है। माजी में पीपल्स पार्टी के रहनुमा MQM पर तनकीद करते थकते नहीं थे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद आने के बाद उनकी तारीफ करने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता। बिल्कुल, तो यही है सियासत जनाब। हमेशा से जो कहा जाता है ना, सियासी बयान ना दो, तो वो सियासी बयानात इसी वजह से होते हैं कि कल तक एक दूसरे के जो सख्त जानी दुश्मन थे, आज वो हाथों में हाथ डाले। लेकिन कभी कभी सियासी बयान आपको बचा जाता है, क्या आप कभी कभी सियासी कमेंट करते हैं ना, आपको बचा जाता है। लेकिन देखना ये कि यहाँ पर जो सियासी बयानात हैं वो किसको बचाते हैं और किसको नहीं। एक तकरीब हुई जिसमें मुर्तज़ा वहाब ने अमीनुल हक की तारीफों के पुल बांध दिए। क्या कहा, क्या ना कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आज कैंपस का इफ्तिताह, ये कोऑर्डिनेशन उस कोऑपरेशन की एक जीती जागती मिसाल है कि विजन वफाकी वजीर का था, विजन अमीनुल हक साहब का था। उन्होंने वादा किया था औरंगी टाउन की आवाम से कि वो ये चीज़ डिलीवर करेंगे। ये मैसेज है जो कि हमें कन्वे करने की ज़रूरत है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम मिलकर जब काम करेंगे तो हम ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं, मसाइल को ओवरकम कर सकते हैं। अब उन खातून की बात करते हैं जिनका ट्विटर कभी तो खामोश होता है और कभी ऐसे शोले उगल रहा होता है कि हर कोई हैरान हो जाता है कि चुप का रोज़ा तोड़ा है, खामोशी खत्म किया है। क्या राज है इसके पीछे? मरीम नवाज की हम बात करें, वो कहती हैं जी गेम इज़ ओवर, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खुला पैगाम दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वो कर रही थी मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म के न्यूट्रल वाले बयान को भी तनकीद का निशाना बनाया। आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं, तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं ये आपकी आवाज़ें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज़ नाउ ओवर, गेम इज़ नाउ ओवर। बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी से भी कामयाब हो सकती। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा कि उसकी सियासत खत्म हो गई, और आज उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा, घुस के आपको मारा। एक शख्स नहीं टूटा नवाज शरीफ साहब की जमात से। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि आवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है। हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्जाम लगाने का वक्त नहीं है। हमारे कैंडिडेट तो शहबाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं खतरनाक हो जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये धमकियां वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे, ये धमकियां वो किसी और को सुना रहे। जिस तरह आप खड़े होकर इल्काबाद से नवाजते हैं, बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं। बारिश आता है, मस्खरे लगते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। तहजीब के दायरे में रह के बात करें, बाजारी जुबान इस्तेमाल मत करो। पाकिस्तान की माओं से ये गुजारिश करती हूँ कि आजकल जब एक ज़हनी तवाज़न खराब शख्स अगर टीवी पर आकर बदतमीजी करता है और बदतमीजी की तरगीब देता है, तो अपने बच्चों को वहाँ से उठा दिया करें कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर ये कल्चर जो है वो सरायत करे। तो जनाब अब जल्दी से एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जिसके बाद जल्दी से वापस भी आ रहे हैं, तो कहीं मत जाइएगा। कीप वॉचिंग, नए आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताते हैं कि कैलीग्राफी, इसकी बहुत सारी इकसाम हैं। कलम से भी होती है, लेकिन एक मुनफरिद चीज़ ये है कि सुई धागे, यानी अगर धागे से ये हो कैलीग्राफी तो कितनी मुनफरिद चीज़ है और एक बहुत मोहब्बत का अंदाज़ है। कुरान पाक से मोहब्बत का अंदाज़ हर किसी का अलग अलग होता है। कोई कलम से करता है, कोई सलाही से कुरान पाक को लिखता है, ये भी हमने बहुत ज़्यादा देखा होगा। लेकिन कराची के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कुरान पाक लिखने का मुनफरिद अंदाज़ अपनाया है। वो अंदाज़ क्या है, वो अंदाज़े मोहब्बत क्या है? मेरे साथी एंकर फराज गए तो उन्होंने जाके ये सारा कवर किया, वो आपको हम दिखाते हैं। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। कैलीग्राफी एक ऐसा आर्ट है कि जिसे देखने वालों की आंखें हैरान रह जाती हैं, अकल दंग रह जाती है। आज हम नेशनल म्यूज़ियम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी आर्ट की एग्ज़िबिशन का इनकाद किया गया है। मेरे पीछे ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी लकड़ी की पेंसिलें या फिर कलम हैं, जिनके ऊपर कुरानी तहरीर, कुरानी आयात जो हैं उनको बहुत ही खूबसूरती के साथ तहरीर किया गया है।
ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ना तो किसी स्याही का इस्तेमाल किया गया है, ना किसी कलम का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ धागे की मदद से बुनाई करते हुए कुरानी आयात, और ना सिर्फ कुरानी आयात बल्कि पूरा कुरान पाक तहरीर किया गया है। बात करते हैं हम उन आर्टिस्ट से और आपको भी मिलवाते हैं। आज अल्लाहु 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 अल्लाह। तो जनाब, इस शानदार और ख़ूबसूरत आर्ट को तख्लीक देने वाले कैलीग्राफी आर्टिस्ट जनाब खान शाहनवाज मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए हमें। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ये वो कारनामा अंजाम दिया जो कि रहती दुनिया तक शायद याद रखा जाएगा और इस चीज़ को हमेशा मिसाल बना करके पेश किया जाएगा कि एक आर्टिस्ट था जिसने सिर्फ धागे की मदद से पुरानी आयात और पूरे कुरान पाक को माशाल्लाह तहरीर किया है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आगाज़ कहाँ से हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आपने इस काम को अंजाम देना है? ये असल में जेल के अंदर आर्ट है। जेल के अंदर? जी, अंदर सेंट्रल जेल कराची के अंदर का ये आर्ट है। क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से मुझे जेल में अक्सर जाना पड़ता था। हमारे जेल ट्रायल होते थे तो वहाँ हमारे कैदी होते थे। तो कैदी एक पेंसिल के ऊपर, बाल पॉइंट के ऊपर नाम लिखते हैं धागे का। ये वो आर्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है जो जेल के अंदर आर्ट है। जी जी, ये पहले देखा है मैंने, देखा है ना। तो मुझे भी किसी ने गिफ्ट किया, मेरे कैदी ने मेरा नाम लिख के मुझे गिफ्ट किया। मुझे इसके अंदर बड़ी अट्रैक्शन नजर आई कि व्हाट इज दिस, मतलब अमेजिंग था। तो मैंने फिर उससे ये आर्ट सीखा। फिर मैंने अरबी लिखनी शुरू कर दी इसके अंदर। अरबी इससे पहले किसी ने नहीं लिखी, अरबी फर्स्ट टाइम मैंने लिखी है। अच्छा अच्छा। जब अरबी लिखी, अरबी क्योंकि काफ़ी मुश्किल है, इसके अंदर आराब काफ़ी हैं और अरबी में हमारे पास जो इस वक्त लिखने की चीज़ें हैं वो आयाती हैं। तो मैंने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पूरी लिखी। वो जब मैंने लिख ली तो फिर मैंने सूरत फातिहा को मुकम्मल किया। ये 2010 की बात है। 2010 में मेरी पहली सूरत फातिहा मुकम्मल हुई। कुरान पाक पूरा कंप्लीट तहरीर करने में कितना अरसा लगा? मुझे इसमें 10 साल लगे। तो ये पूरे कुरान पाक में कितनी पेंसिलें इस्तेमाल हुई तकरीबन? ये तकरीबन को 18,000 पेंसिल इस्तेमाल। 18,000? जी जी। अच्छा, एक और चीज़, शीशम की लकड़ी आपने बताया ये, उसके बाद ये धागा बड़ी अच्छी क्वालिटी का यकीनन ये धागा भी है। फिर ये तमाम तर जो फ्रेमिंग है, जी ये तमाम तर फ्रेमिंग, ये बड़ा जो है ये एक्सपेंसिव सामान आपने इसमें इस्तेमाल किया है। इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन कितनी आई? कोई स्पॉन्सर या फिर अपनी ज़ाती तौर पर आपने तमाम तर चीज़ें खुद अरेंज की हैं? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक पेंसिल जो है ये 50 रुपए में तैयार होती है। अच्छा। उसके बाद ये फ्रेमिंग का खर्चा है। तो इसके ऊपर जो मुकम्मल मटेरियल का खर्चा है वो 25 से 30 लाख रुपया है। 25 से 30 लाख? 30 लाख रुपया है। एक फ्रेम में 70-70 हज़ार का खर्चा आता है। अभी इस जो एग्जीबिशन यहाँ इसको अगर डिस्प्ले हो रही है, इसके लिए मेरे बेटे ने मुझे पैसे दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ये बिल्कुल यूनिक है। बस इसमें जो यूनिक है वो ये चीज़ है। शाहनवाज साहब, अब हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए कोई एक लफ्ज़ अभी अगर आप बुनकर हमें दिखाएं कि किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से बुना जाता है। जी, मैं ये इस तरह का टेबल जो है वो मेरा स्टैंड होता है जिसके ऊपर मैं बैठ के काम करता हूँ। एक लफ्ज़ नीचे ये पाँव पे आपके जो है धागे की रील है, धागे की रील है जिसको पाँव कंट्रोल कर रहा है। अभी आप ये देखिए मैं खींच रहा हूँ तो ये धागा खींच नहीं रहा, ठीक है, पाँव ने मजबूत पकड़ा हुआ है। अच्छा, जब मैं काम करूंगा जितना धागा मुझे चाहिए उतना धागा मेरा पाँव रिलीज करेगा। ना सिर्फ अल्फाज बल्कि तमाम जेर ज़बर जो है उनका भी पूरा पूरा ख्याल रखते हुए एग्जैक्ट अलाइनमेंट के साथ जो है ना ये लफ्ज़ इन्होंने तहरीर किया है। तो ये पूरी वॉल्स हैं जहाँ पर आपके तमाम तर फन पारे हैं। अगर आप किसी एक को डिस्क्राइब करना चाहें इस वक्त? पहली बात तो ये है कि हमने कम्बिनेशन की हुई है कलर की, धागों का इस्तेमाल किया हुआ है, लाल पीले नीले हर रंग के। हमने मुख्तलिफ, मतलब आप फ्रेम देखेंगे, ये जैसे ये फ्रेम है तो इसमें हमने एक सब्ज कलर का जो धागा है वो इस्तेमाल किया है। अच्छा, मैं फ्रेम के बारे में आपको बताता चलूँ कि हमने बॉर्डर जो है वो लोहे कुरानी को दिया हुआ है। इससे पहले किसी ने बॉर्डर को लोहे कुरानी के तौर पर बॉर्डर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके बाद ये जो हम सीनरी दे रहे हैं, हर फ्रेम के अंदर आपको कायनात की एक तस्वीर कशी मिलती है, मंजर कशी मिलती है। इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कुरान पाक के हवाले से। कुरान के अंदर एक आयत है लाहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, और ये आयत कुरान पाक में 140 मरतबा रिपीट हुई है। इसीलिए मैंने हर जगह, आप देख रहे हैं कि आपको सीनरी नज़र आ रही होगी, और ये एक कलरों का इस्तेमाल से खूबसूरती भी आ गई है।
इंसान खूबसूरत पैदा हुआ है, इंसान मेकअप करता है, कपड़े अच्छे पहनता है, तो जब बेसिकली आर्ट तो यही है ना, पेंसिल आर्ट, मगर उसको फ्रेमिंग में, प्रेजेंटेशन करने में और उसको खूबसूरती माशाल्लाह आपने सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, कुरान पाक, बहुत कुछ माशाल्लाह तहरीर की। आगे क्या इरादा है, मजीद इस काम को कहाँ तक ले जाने का इरादा है? मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक पूरी गैलरी हो, तफवीज़ की जाए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, या कोई मुखैर हज़रात जो हैं बड़े इसी म्यूजियम के अंदर वो तफवीज़ कर दी जाए और ये वहाँ रखा जाए। हमें इजाज़त दीजिए यहाँ से। और यहाँ पर क्योंकि बहुत ही खूबसूरत किस्म का आर्ट है, और सिर्फ एक दो नहीं, यहाँ पे बेशुमार ऐसे फ्रेम्स हैं जिनको अभी बड़ी तफसील के साथ देखना बाकी है। तो मैं थोड़ा सा टाइम और यहाँ पर स्पेंड करूँगा, आप लोग स्टूडियोज़ की तरफ वापस जाएँ, मैं थोड़ा सा और इस आर्ट को देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। तो खूबसूरत अंदाज़े मोहब्बत। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। खला में पौधे लगाने और जानवरों की अफजाइश का मिशन है ये। पेशावर के डॉक्टर फैसल नासा स्टार प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले पहले पाकिस्तानी साइंटिस्ट बन गए। जी जनाब, तो ये सब हुआ कैसे, देखते हैं शहाबुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मैडम फैसल है और मैं प्रिसीजन मेडिसिन लैब लीड करता हूँ। यहाँ पर हम मुख्तलिफ बायोलॉजी के रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रिसर्च हो रहे हैं फिज़िक्स के पर्सपेक्टिव से, स्पेस के ऊपर, मगर एस्ट्रोबायोलॉजी या स्पेस बायोलॉजी बहुत मिसिंग थी। 2-3 साल से इसमें मेहनत शुरू की हुई है। मरीख या मार्शन सॉइल जिसे हम रिगोलिथ कहते हैं, उस पर प्लांट ग्रोथ की भी हम इंटरेस्ट रखते हैं और उस पर भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। करक का रीजन है स्पेशली, उसमें ऐसे सॉइल सैंपल्स मौजूद हैं जो मार्शन रिगोलिथ के शाना बचाना है केमिकल कंपोजिशन में। तो हमने करक से कुछ सैंपल्स लिए हैं और उसको हम डेवलप कर रहे हैं आगे की तरफ। नासा स्टार 2 प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप लीडर्स को सिलेक्ट किया है पूरी दुनिया में से। उनको 6 महीने का इंगेजमेंट और ट्रेनिंग दी है। मरीख का जो सफ़र है वो 6 से 9 महीने तक है तकरीबन। सिर्फ एक साइड से आप जाते हैं, तो अगर आप वापस आते हैं तो आपको आसानी से साल से ज़्यादा लग जाएगा। और यही चैलेंज नासा ने हमें पुट अप किया हुआ है कि हाउ डू वी प्रोटेक्ट, हम इनको प्रोटेक्ट किस तरह करें कि वो ज़्यादा देर तक उधर रहें और उधर अपने स्पेसशिप के बाहर भी काम कर सकें। मैं ज़रूर स्टूडेंट्स को इनकरेज करूंगा कि स्पेस को कंसिडर करें। स्पेस में बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, फिजिसिस्ट की ज़रूरत है, केमिस्ट की, इंजीनियर्स की। आएँ और हमारे साथ भी मिलें और नासा के साथ भी मिलें और हमारे नेशनल एजेंसीज़ के साथ भी मिलें और इन एरियाज़ में बायोलॉजी में काम करें। तो जनाब एक छोटा सा हमने यहाँ पर ब्रेक लेना है, जिसके बाद आपको लेके चलेंगे हम पहलवानों के शहर गुजरांवाला, जहाँ पर मैं पैदा हुई थी। तो ब्रेक के बाद आते हैं। हाँ। वेलकम बैक जनाब। तो जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, अब हम जाएंगे पहलवानों का शहर गुजरांवाला, जहां 2 रोज़ा जश्न बहारा मेला मुनाकिद किया गया। मकबूल रिवायती खेल नेज़ाबाजी और घोड़ डांस के शानदार मुकाबले हुए। घोड़ों को डांस करते हुए कभी आपने देखा है? मैंने बिल्कुल देखा, लाइव देखा है, बड़ा मजा आता है। आपको दिखाते हैं उमर फारूक की रिपोर्ट में। गुजरांवाला में जश्न बहारा का मेला, सकाफती खेल नेज़ाबाजी के मुकाबले हुए। सालाना मुकाबलों में पंजाब भर से 250 से जायद घुड़सवारों की शिरकत। रंग बिरंगी पगड़ियां पहने नेज़ाबाजों ने अपनी महारत से शायकीन को खूब महसूस किया। तकरीबन अरसा 10 साल से हम ये इवेंट्स करवा रहे हैं। जो सारा साल घुड़सवार और घोड़ डांस वाले अपनी तैयारी करते हैं, अगर गवर्नमेंट उनको पजीराई नहीं देगी, उनके लिए कुछ नहीं करेगी, तो वो ये कल्चर हमारा आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाएगा। जी, आला नस्ल के घोड़ों पर सवार खिलाड़ियों ने हदफ को नेज़े की मदद से उखाड़ते हुए फिनिशिंग लाइन अबूर की। ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ है कि जो नौजवान नस्ल है उसमें इस लिहाज से शौक पैदा हो कि वो बजाय मंशियात या किसी और साइड पे या मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल के ये सेहतमंद एक्टिविटी जो है उसकी तरफ जो है शिरकत करें। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। इस इलाके में ये नई गेम है और ये बड़ी प्रमोट हो रही है अब इस वक्त। इधर में लोग बड़े बड़े घोड़े रख रहे हैं, बड़े कीमती घोड़े खरीद रहे हैं।
सनसनीखेज मुकाबलों में फैसलाबाद के शाहीन क्लब ने पहली पोजीशन हासिल की। मेले के इख्तिताम पर घुड़ डांस ने समा बांध दिया, जिसके बाद पोजीशन हासिल करने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन आसिफ जान के साथ उमर फारूक, समा, गुजरावाला। अब जरा रुख करेंगे मुल्तान का, जहां शहतूत का फल पककर हो गया है तैयार। मुख्तलिफ रंगत और दिलफरेब जायके में बेमिसाल शहतूत को खास महारत से टहनियों से उतारा जाता है। जी हाँ, शहतूत मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट लेकिन बहुत यहाँ पे बहुत कराची में बहुत कम मिलता है। हाँ जी, नापैद है तकरीबन कराची में। तो रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली, उसमें देखिए कि कितने मजेदार किस्म के होते हैं शहतूत। खुश जायका, कुछ खट्टी और कुछ मीठी शहतूत, मौसम बहार और मौसम गर्मा का फरहत बख्श फल मुल्तान के बागात में पककर तैयार हो गया। 3 किस्म के जो है ना वो शहतूत लगे हुए हैं। एक सफ़ेद कलर का है, दूसरा ब्लैक कलर का है और तीसरा जो है ना वो लाल कलर का है। विटामिन ए, बी, सी और डी से भरपूर शहतूत को बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। मैदे जिगर के लिए बहुत अच्छा है। गले की खराश, जिनको टॉन्सिल होते हैं, उसमें ये फ्रीक्वेंट इसका जूस इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसका मैदा जिगर इससे ठीक होता है, जिससे पेशाब भी खुल के आता है, जिगर की गर्मी को भी दूर करता है। बागबान बड़ी नफासत से एक एक शहतूत को इकट्ठा करते हैं। गर्मी के मौसम में मज़ेदार रसीले शहतूत इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। और जनाब, सवात की वादी मैंदम में 3 रोज़ा सियाहती मेले की रंगारंग तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। बहुत इंजॉय किया वहाँ पर मौजूद लोगों ने। क्या समा रहा, सईद शहाबुद्दीन रिपोर्ट कर रहे हैं। सवात की वादी म्यांदम में 3 रोज़ा सयाहती मेला, आखिरी रोज 3 किलोमीटर की मैराथन रेस, नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेले में मकामी गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया तो नौजवानों ने इलाकाई रक्स करके समा बांध दिया। कि बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, स्पेशली पहली दफ़ा म्यांदम के इतने टॉप ब्यूटीफुल सीनरी के दरमियान इस तरह की सेशन जो है वो मुनक़िद किया गया। हम रिक्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि आप लोग आएँ, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ की खूबसूरती को इंजॉय करें। मुंतज़मीन के मुताबिक सयाहती मेले का मकसद दुनिया को अमन का पैगाम और स्वात आने की दावत देना है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा आपकी पर्सनालिटी पर बात करते हैं, यानी कैमरे के उस पार जितने बैठे लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चाहे नाश्ते की मेज़ पे, चाहे ऑफिस में, चाहे किसी भी वर्क प्लेस पर है, तो उनके लिए सुनना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब कि आपकी पर्सनालिटी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है। और अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी अपीयरेंस अच्छी है, तो आप ज़्यादा अरसे तक लोगों को याद रहते हैं। तो जब आप किसी से मिलते हैं तो पहली नज़र में सबसे पहले उस शख्स के जहन में आपकी शख्सियत के बारे में एक तासुर पैदा होता है, एक सवाल आ जाता है। आपके बोलने का अंदाज हो, आपका लिबास हो, ये दोनों चीज़ें आपकी शख्सियत की पहचान बन जाता है और यही दोनों चीज़ें आपकी शख्सियत में निखार लाता है। बिल्कुल। और ये निखार कैसे लाया जाए, अपनी शख्सियत को किस तरह से निखारा जा सकता है, किस तरह से आप एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में आज दावत की है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं हामिद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड यू नो आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू सो मच हामिद साहब। अच्छा हामिद साहब, आपका एक्सपीरियंस जो है, आप मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनसे वाबस्ता अफराद को पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के हवाले से टिप्स देते हैं, आप उनको तमाम तर जो है हिदायत देते हैं कि किस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं, जिस जगह पर हूँ आप एक इम्प्रेसिव किस्म का इम्पैक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो अपने फर्स्ट इंप्रेशन को किस तरह से इम्प्रेसिव बनाया जा सकता है? फर्स्ट इंप्रेशन, आपने भी बड़ी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जो ही आप एक मैं आई ऑलवेज से दिस कि आप एक कमरे में एंटर होते हैं, चाहे वो पर्सनल मीटिंग है, चाहे वो बिजनेस मीटिंग है, तो इससे पहले कि आप मुंह से एक लफ्ज़ भी बोलें, आप अपने बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं। तो वो चंद बातें हैं जिनका जिक्र करते हैं कि कौन सी बातें हैं जो अपने बारे में नॉन वर्बल, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मैं एक्सपर्ट हूँ, आई एम एन इमेज कंसल्टेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो उसमें सबसे पहली बात जो अपने बारे में बताते हैं कि
कि नॉन वर्बली वो कि आप किस सोशियो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं। लोग ऐसे आपको परसीव करते हैं। अगर आप जो है आई मीन सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स क्या हैं, या आप एफ्लुएंट से बिलोंग करते हैं या मिडिल लेवल से बिलोंग करते हैं या लोअर से या फॉर दैट मैटर विलेज से या पोर एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, तो आपका ड्रेस देख के द वे यू पुट योरसेल्फ टुगेदर वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं। अगर आप वेल ग्रूम्ड हैं तो लेट मी टेल यू दिस, नोबडी इज गोना एवर आस्क यू क्वेश्चन। लेकिन अगर आप वेल ग्रूम्ड नहीं लगते देन यू आर ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स अबाउट यू, लोग सोचना शुरू करते हैं। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आप कामयाब लगते हैं कि नहीं लगते। तो अगर आप कामयाब नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं? राइट, आप नाकाम लगते हैं। तो अगर आप नाकाम लगते हैं तो हाउ फार कैन यू गो इन अ मीटिंग? अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं या जहाँ भी जा रहे हैं तो आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो उससे भी इंपॉर्टेंट है, वो कि आप कॉन्फिडेंट लगते हैं कि नहीं लगते। अगर कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो लेट मी टेल यू द गेम इज ओवर, द गेम इज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके जो अल्फाज हैं उसका साथ दे रही है, नहीं दे रही? ये बिल्कुल सही है, बॉडी लैंग्वेज की तरफ भी आते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, वो कहाँ से आता है। कॉन्फिडेंस जो है, मैंने अपने सारा रिसर्च किया इन दिस बिजनेस फॉर 20 some years, वो सिर्फ दो चीज़ों से आता है। एक चीज़ है आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपको ग्रिप है कि नहीं कंटेंट के ऊपर, और दूसरी बात यह है कि हाउ यू लुक। जिस दिन आप अच्छे लगते हैं, एंड आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंस दिस, वी ऑल एक्सपीरियंस दिस, कि जिस दिन हम अच्छे लगते हैं, मिरर में देखते हैं यू आई लुक गुड टुडे, तो उस दिन जो है ना कॉन्फिडेंस शूट करता है, गोज़ थ्रू द रूफ, एंड देन यू कैन गो देयर कंकर द वर्ल्ड विद दैट कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसके अलावा जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगते हैं कि नहीं लगते। ओके, अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं लगते, क्रेडिबल नहीं लगते, आई डोंट केयर व्हाट प्रोफेशन यू आर इन, अगेन द गेम इज ओवर फॉर यू। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आप जो ही आप एंटर होते हैं, बिफोर यू से सिंगल वर्ड आउट ऑफ योर माउथ, आपने सारी चीज़ें कह दी होती हैं। यानी ये वो एलिमेंट्स है जो कि आपकी पर्सनैलिटी में होने चाहिए, और अगर आप कुछ नहीं भी बोल रहे तब भी लोग अगर आपको जज कर रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे, अगर ये एलिमेंट्स आपकी पर्सनैलिटी में हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि अब लाजमी बात है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपका ग्रिप होनी चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ड्रेसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा कहता हूँ एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रेसिंग इज सेकंड पार्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर बंदा मेरे पास आता है, वो बड़ा डिशेबल्ड है, स्लॉपी है, मेसी है, मुझसे ड्रेसअप करके आई मेक हिम लुक लाइक $1 million और वुमन डजंट मैटर, तो जब वो बोलेगा मुंह से तो वो कहते हैं जब आप मुंह खोलते तो पता चलता है दुकान सोने की है या कोयले की है, तो वो आपकी पर्सनालिटी तो ठीक है, आपने ग्रूम तो अपने आप को कर लिया, ड्रेसअप भी आप हो गए, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो पता चलेगा कि आपके पास नॉलेज है। सर, एक और चीज, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाइक आप एक बहुत सीरियस डिस्कशन में बैठे हैं, लेकिन आप ऐसे करके बैठे हुए हैं, एक्टिव नहीं है, आपके शोल्डर डाउन है, आपके हाथों से आप वो बात बता नहीं पा रहे जो कि बतानी चाहिए। चाहती हूँ कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप उन्हें बताएं कि बॉडी लैंग्वेज का परफेक्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये मेरा इसमें मानना है, एंड आई कैन प्रूव इट टू यू। अभी आप हैं माशाल्लाह ड्रेस्ड अप नाइसली, यू ड्रेस्ड अप नाइसली, जो ही आप फॉर्मल ड्रेसिंग में आते हैं आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। ये पहली बात है, यकीन करें। जो ही आप रिलैक्स लुक में आए, अगर आप अभी पोलो पहन लें, टी शर्ट पहन लें, ठीक है, तो आपकी बॉडी ऐसे हो जाएगी। आप पहले तो ऐसे बैठे हैं, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर लेट ही जाएंगे। तो आई मीन हाउ कुड यू मेक एन इम्पैक्ट विद दैट? तो सबसे पहली तो ये है कि जो प्रॉपर ड्रेसिंग है, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी व्हाटएवर दैट, और मैं कहूँगा फॉरवर्ड ड्रेसिंग में आपकी बॉडी जो है ना बॉडी। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि बॉडी बैठना कैसे है, अब बैठना ये है कि आपके शोल्डर पीछे हो, ठीक है, जैसे आप बैठी हैं, अगर स्लाउची हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली यू नॉट गोना मेक एनी इम्पैक्ट। तो बॉडी लैंग्वेज में, और दूसरी बात ये बॉडी लैंग्वेज में क्या, अगर आप खड़े हैं तो खड़े कैसे हैं, एक टांग पे वजन डाल के एक टांग दीवार के साथ नहीं लगा के खड़े, बहुत मैटर करता है। उसके बाद जो है आप वॉक करते हैं तो आपकी वॉक कैसी है। तो आई ऑलवेज से दिस कि अगर आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर है, क्योंकि वहाँ से कॉन्फिडेंस शुरू होता है। मॉर्निंग में सबसे पहले आदमी अपने आप को देखता है। मैं कहता हूँ अपनी स्पाउस से मत पूछिए कैसे लग रहे हैं, क्योंकि स्पाउस तो कहेगी हनी यू लुक ग्रेट, डजंट मैटर हाउ यू लुक। आप किसी दोस्त से मत पूछिए, आप मिरर से पूछिए, मिरर के सामने जाएं कि डू आई लुक गुड। तो कॉन्फिडेंस जब होगा आपको, तो आई थिंक दैट्स द बेस। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। लेकिन इसमें जो चंद चीज़ें जो मैंने कहा कि स्लाउची नहीं होना आपने, ठीक है, उसके बाद आपने इरेक्ट खड़े होना है। इरेक्ट ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे वो जैसे ऐसे करके छाती करके खड़े हो, वो भी ठीक नहीं, की तरह तन के खड़े हो जाएं कि लोग आपसे बात करते हुए भी डरे। एग्जैक्टली। तो उसमें ये चंद चीज़ें जो आपको डेफिनेटली। अच्छा हामिद साहब, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज आपने बताया, आप जब किसी को नोट करते हैं, अक्सर लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं, खड़े हैं तो हाथ ऐसे बांध लिया, या फिर स्ट्रेट,
इन चीज़ों से क्या नोट किया जा सकता है कि कोई इंसान कंफ्यूज है, कॉन्फिडेंट है, ये चीज़ें? और किसी भी जगह पर ख़ास तौर पर किसी मीटिंग के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना हो इंसान को, तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज, किस तरह के कपड़े, क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने वही ड्रेसिंग पे आता हूँ कि ड्रेसिंग जब आपकी प्रॉपर होगी ना तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा, अब दूसरी है कि आपने कैसे हाथ कैसे रखने, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें ये ऐड कीजिएगा कि अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जिन लोगों को आदत नहीं होती फॉर्मल ड्रेसिंग की, वो जब फॉर्मल ड्रेसअप करते हैं तो वो बड़े अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि कैरी कैसे करना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कैरी करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उस तरह के बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल शलवार कमीज वाला बंदा है, ठीक है, उसे आप 3 पीस का सूट पहना दें, टाई पिन लगवा दें, कफलिंग की शर्ट बनवा दें, तो वो उसकी वॉक ही चेंज हो जाएगी। तो उसे उसमें कंफर्टेबल रहना है जिसमें वो है। यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। तो उसमें यह है कि उसमें कैसे ड्रेसअप होना है। अब अगर आप शलवार कमीज पहनने वाले बंदे हैं तो ठीक है, शलवार कमीज एक आप तरीका उसका पहनने का, आप उसे कोट के साथ या आप उसे वेस्ट कोट के साथ आप उसे आप पावर लुक दे सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं जी टाई पिन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। मैं कहता हूँ आप टाई पिन वाले बंदे हैं तो कहने लगे क्या मतलब टाई पिन वाले बंदे। मैं कहता टाई पिन लगा के अब बार बार देखेंगे, बार बार टच करेंगे या वो ऐसे करके दिखाएंगे कि मैंने टाई पिन लगाई है। कफलिंग है तो ऐसे कई ख्वातीन करती हैं ना, उनको दिखानी हो तो ऐसे बात करती हैं, तो वो आप कफलिंग की शर्ट मैं नॉर्मली डेली टाई पिन यूज करता हूँ, आज मैंने नहीं लगाई किसी वजह से, मैं भूल गया, तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ उसकी वजह से। अच्छा, अब ये देखें कि कई लोग जो हैं इसी तरह पॉकेट स्क्वेयर है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ न्यूयॉर्क से कि एक मेरे पास लॉयर आए तो येल लॉ कॉलेज के बड़े अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए थे, तो मुझे आके कहते हैं समथिंग आई वांट टू लुक लाइक यू। 5 फुट के थे तो उन्हें समझा मैं टॉल हूँ, ये हूँ, मतलब वहाँ कहते हैं टॉल डार्क एंड हैंडसम, सो आई थॉट आई वाज दैट। तो एनीवे उन कहने लगे गिव मी दैट थिंग, तो ये थिंग, तो मैंने कहा विल सी। तो अब लॉयर थे कहने लगे कि व्हाट डू यू मीन विल सी, आई मीन लाइक कैंट आई बाय दिस डैम थिंग, हाउ एक्सपेंसिव इज दिस, क्या बहुत भारी है। तो एनीवे मैंने कहा एक लिटमस टेस्ट है। अच्छा, आपने भी पॉकेट स्केयर लगाया हुआ है, मैंने भी पॉकेट स्केयर लगाया, इसको बाय द वे पॉकेट स्केयर कहते हैं, रुमाल नहीं कहते, नाक को साफ करने वाला नहीं है। तो एनीवे मैंने कहा लिटमस टेस्ट ये है कि आप वहाँ जाएं, मेरी तरफ चलें, मैं लगाऊंगा तो आप मेरी तरफ चलें। अच्छा, जब चले तो इस तरह झुक के चलने शुरू कर दिया उन्होंने, तो इसका मतलब है ही बिकेम वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस। तो इसमें जो आइडिया है वो ये है कि आप वो लिबास पहने जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। सर, एक बहुत ज़रूरी सवाल कि आजकल हम बहुत ज़्यादा हो गए मटेरियलिस्टिक, फलाना ब्रांड पहनना है, फलाना ब्रांड पहनना है, ये ब्रांड पहनना है, वो ब्रांड पहनना है, तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। ये महंगा ब्रांड पहनना ज़रूरी है या अच्छा कपड़ा पहनना ज़रूरी है जिसमें आप डिसेंट लग रहे हैं, जिसको आप कैरी कर रहे हैं, जिसमें आप रिलैक्स भी फील कर रहे हैं, जिसमें हाँ आपको पता है ओके ठीक है इसको मैंने कैरी किया है, मैं मज़ेदार लग रहा हूँ और सामने वाले पे अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है। देखिए, अगर ब्रांड की बात हो तो फिर इसका मतलब तो सिर्फ अमीर लोग जहाँ जिनके पास बहुत पैसा है वही अच्छे लग सकते हैं। मैंने एक फार्मूला डेवलप किया है ड्रेसिंग का, मैं क्विकली बता देता हूँ कि अगर वो आप ड्रेसिंग का फार्मूला फॉलो कर लें, अगर उसमें उसको कॉम्प्रीहेंड कर लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें, उसको इंटरनलाइज कर लें, उसको एक्चुअली आप इम्प्लीमेंट करें, तो यू विल नेवर मेक एनी ड्रेसिंग मिस्टेक। तो वो फार्मूला क्या है? सबसे पहले है पिगमेंटेशन का, कलर जो है, आपकी कलर क्या है, आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, उसके मुताबिक आपने कलर चूज़ करना है। सबसे बड़ा जो है आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक दिस। अच्छा, इसमें पैसे की बात है ही नहीं, इसमें देयर इज नथिंग, आप राइट कलर पहले चूज़ कर लें। एग्जैक्टली, सो नंबर 1। नंबर 2 जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने स्टाइल कौन सा पहनना है। तो स्टाइल ये नहीं है कि कौन सा चल रहा है, गूगल पे जाके देख लें, ये वो करें, आप देखें आपकी बॉडी टाइप क्या है। फिजिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब देखें ना, शॉर्ट बंदा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर वो लंबी जैकेट पहन लेता है ऐसे लगता है जैसे वाला साहब के कपड़े पहन के आ गए ऐसे, और कहते भी हैं फिर के पता नहीं किसका भाई का बड़े पहन लिया, अगर छोटा पहन लिया तो कहता है छोटे भाई के कपड़े पहना है। साइज में तो चलें बहुत कम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो प्रिंट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा देखा जाता है। हाँ, उसमें यह है कि उसमें उनको ये अगेन जो ड्रेसिंग सेंस हो जिसमें साइंस है पूरी कि कलर्स कौन से पहने। फॉर एग्जांपल शर्ट के कलर की बात माज़रत मुझे आपको रोकना पड़ा, बराह रास्त नाज़रीन को लिए चलते हैं। हमजा शहबाज इस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आज आपको सुनवाते हैं। आप नाजायज़ तजावज़ात को आप अपना जो है वो एक जुम्बिश कल्म के साथ रेगुलराइज करवा देते हैं। इमरान नियाज़ी, आप बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं और मैं एक सियासी वर्कर हूँ। मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि इसमें सियासी जमातों का रोल, पाकिस्तानी अवाम का रोल तो होगा, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जब आप कहते थे ना कि मैं इसको अंदर कर दूंगा, मैं फलां को अंदर कर दूंगा, मैं इसको घसीटूंगा, तो अल्लाह देख रहा था कि आप तकब्बुर के नशे में क्या क्या बड़े बड़े बोल बोलते थे। इमरान नियाज़ी, अगर मैं मुखलिसाना मशवरा दूं तो आप आज सियासी पकड़ में बाद में हैं, पहले आप अल्लाह की पकड़ में हैं। अल्लाह से डरें,
इस मुल्क पर रहम करे। इस मुल्क ने 4 साल आपकी बदतमीजी को, आपके झूठों को, आपके झांसों को बर्दाश्त किया। अब कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद भारी वोटों से कामयाब होगी इंशाअल्लाह। और जब लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो आपको पता लगेगा कि जलसा क्या होता है इंशाअल्लाह। बारी 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 ये जो है वो तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए, सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए जो है अमेंडमेंट उसमें करने के लिए हुकूमत जो है वो पल तोड़ रही है। अदालतें में मामला गया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये लीजिएगा कि खारजा पॉलिसी की तारीफ की बकाया तौर पर इमरान खान ने, क्या इंडिया की खारजा पॉलिसी वाकई बेहतर? देखें, कल अदालत आलिया में, सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी वाज़ेह बात हुई कि हर मेंबर को वोट डालने का हक है। और मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि अवान सदर जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। सदर साहब ने कौम को बड़ा मायूस किया है। वो पाकिस्तान के सदर कम और इमरान खान के यस मैन ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये मुनासिब रवैया नहीं है। बुनियादी तौर पर वो शरीफ आदमी है, लेकिन उन्होंने कौम को मायूस किया है। दूसरी बात ये है कि जब मैं ये बार बार कहता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी के नाते कहता हूँ कि इमरान नियाज़ी का ऊपर के खाने का मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो पहले तो ऑपोजिशन को ललकारता था, पहले वो अपने सियासी हरीफों को ललकारता था, अब उसने दुनिया के मुल्कों को ललकारना शुरू कर दिया है। इसकी बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के तजारती तल्लुकात हैं, पाकिस्तान के सवारती तल्लुकात हैं, और जिस शख्स को जोग्राफिया भूल जाता है, जर्मनी में जाके कुछ और तारीख बात करता है, तुर्की में जाता है उनकी तारीख बयान करता है, वो हैरान रह जाते हैं हमारी तारीख नहीं। तो उस शख्स से आप क्या तवक्को करते हैं? अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। इंशाअल्लाह ताला अवाम का जम्मे गफ़ीर एक ठाठे मारता हुआ समंदर 24 को इंशाअल्लाह ताला इमरान नियाज़ी का इंतज़ार करेगा। और इमरान नियाज़ी, तुमने जितनी इनिंग खेलनी थी खेलनी, तुमने जितने यॉर्कर मारने से मार लिए, अब ऑपोजिशन गुगली कराएगी और इंशाअल्लाह ताला तुम क्लीन बोल्ड होगे। तेरी जुर्रत को सलाम है, सलाम है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज गुफ्तगू कर रहे थे लाहौर में, जो हमने आपको दिखाई। तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हामिद साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसकी फ़िज़ीक पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये कहते हैं कि अगर आपकी फ़िज़ीक अच्छी है, आप शेप में हैं, तो कुछ भी पहने आप अच्छे लगेंगे। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? तो देखें, फ़िज़ीक तो अब इट्स गिवन ना, दैट्स हाउ द कार्ड्स आर कट। अगर सपोज इसका मतलब ये है कि अगर बंदा हैवी है, या अगर शॉर्ट है, या अगर बहुत टॉल है, तो वो तो अच्छा ही नहीं लग सकता। अगर इस पॉइंट को देखें तो उस बेचारे का क्या कसूर है? आई मीन कई लोग तो चलिए हैवी होते हैं बिकॉज ऑफ वी ऑल नो ऑब्वियस रीज़न, कुछ है जेनेटिकली बेचारे हैवी होते हैं। तो इसमें देखें, मेरे पास जो लोग आते हैं तो मुझे तो उनको द वे द कार्ड्स आर कट, मुझे तो उनको उस फिजिक में उनको अच्छा जो है वो हेल्प करना है। तो आई वुड से जैसे टेक्निक बता रहा था कि फिर अपना इसमें फिजिकली अगर आप देखें तो उसमें टेक्निक्स हैं जिसे हम कहते हैं इल्यूजनरी ड्रेसिंग टेक्निक, यानी छोटे आदमी को टॉल कैसे दिखा सकते हैं। मैं छोटी सी टिप दे देता हूँ उसके ऊपर प्लीज़। अच्छा, वो एक तो ये है कि अगर आप जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे, जैसे होता है ना, आप ब्लैक अपने जैकेट पहन ली और अपने वाइट या लाइट कलर की पैंट पहन ली, तो अब क्या होता है कि अल्लाह ताला ने जो आई आपको हिकमत, हर चीज़ में हिकमत है। अल्लाह ताला ने आई को ऐसे ट्रेन किया कि ऊपर से प्रोसेस करती है कलर को, जो ही एक कलर ख़त्म होता है आई स्टॉप कर जाती है। तो इसका मतलब अगर आपने ब्लैक जैकेट पहनी है, मैन वुमन डजंट मैटर, उसके साथ आपने लाइटर किस्म की पैंट पहनी है, ट्राउज़र पहना है, तो होगा ये कि आई जब रुकेगी तो आपका अगर 5 फुट के हैं तो आपको उसने आई ने 2.5 फुट का कर दिया है, क्योंकि उसके बाद दोबारा कलर वो प्रोसेस करेगी। तो इसका मतलब है कि ये सारी जिसे कहते हैं ड्रेसिंग टेक्निक है। आप लंबे करें कि ऊपर से नीचे तक एक कलर में आए या मोनोक्रोमेटिक कलर में चले जाएं। जैसे कि अगर आपने नेवी ब्लेजर पहना है या ब्लैक पहना है तो उसके साथ आपने चारकोल की पैंट पहन लें बजाय इसके कि बारम की। लेडीज़ के लिए भी ऐसे आपने देखा बहुत छोटे कद की जो लेडीज़ होती हैं वो भी सेम मिस्टेक करती हैं। तो इसमें सारी टेक्निक्स हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर सपोज हैवी बंदा है तो हैवी बंदा कहता है आके मेरे पास कि जी वो आज का स्लिम फिट चल रहा है, मुझे स्लिम फिट दे। तो अब स्लिम फिट में क्या होगा, उसकी सारी जितनी भी उसकी वीकनेसेस हैं, जो उसकी पेट निकला हुआ तो और ज़्यादा निकल आएगा, उसकी हिप्स और बड़ी हो जाएंगी, शोल्डर और बड़े हो जाएंगे। बल्कि आपने देखा है कई जगह बंदा बैठा होता है, हैवी होता है, स्लिम फिट पहनी है, ऐसे लगता है अभी बटन खुल जाएगा। कई दफ़ा 2 बटनों में गैप होता है, कई दफ़ा उसका पेट नजर आ रहा होता है, कई दफ़ा उसकी हाईली ऐसा लग रहा होता है शर्ट ने इसको जकड़ा हुआ है और अभी बटन टूटेगा और शायद आपके ऊपर आके एकदम से पॉप करेगा।
तो आई थिंक दैट डजंट लुक गुड। तो जब आप फिजिक को देखेंगे ना तो इसमें सारी साइंस है जो मैं आई एम टीचिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। सर बड़ा ज़रूरी है कि हमें साइंस का पता हो। सर बेहद शुक्रिया, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे हामिद साहब, और बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी पर्सनैलिटी पे सूट क्या कर रहा है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। और कहते हैं ना कि बीमारी कोई भी हो उसकी तकलीफ वही जानता है जो उससे गुजर रहा होता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ लोगों में जन्म लेती हैं और फिर उनका इलाज भी मुमकिन नहीं रहता। ऐसी ही बीमारियों में घुटनों और जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। इंसानी जिस्म में मौजूद जोड़ ये चलने फिरने, उठने बैठने और ज़िंदगी के तकरीबन तमाम ही काम अंजाम देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इनमें कोई कमज़ोरी आ जाए या अपना काम करना ये छोड़ दें तो ज़िंदगी दूसरों की मोहताज होकर रह जाती है। घुटनों, कमर और जोड़ों के अमराज की अलामात और उनकी वजूहात के हवाले से आज हम तफसीली तौर पर बात करने जा रहे हैं। और ऐसी सूरत में मरीज को आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो कि इसको स्टार्ट में लेते हैं लाइट, बट ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करता है। तो ऑर्थोपैडिक डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर जोड़ों का दर्द, वो चाहे बाजू का जोड़ है, चाहे गर्दन का जोड़ है, चाहे घुटना है आपका, किसी भी जोड़ का दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। और स्पेशली जब आपकी कमर में दर्द है ना, वो बैक पेन जो आपको हिट करती है बहुत बुरी तरह। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे जो जोड़ों का दर्द है, आवाम जिसको लेती है लाइट, तो लाइट नहीं लेना, इसको सीरियस बिल्कुल जी, जोड़ों के दर्द को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, स्पेशली बैक पेन को ना। तो बैक पेन में स्पेशली मैं आज बात करने आया हूँ शार्टिका, या आमतौर पर लोग इसे कहते हैं अर्कुन निसा भी कहते हैं आम लफ्ज़ों में। इस बीमारी में लोग परेशान हैं और इवन इसका बहुत सारे लोगों ने इलाज कराया, लेकिन इसकी जो है ना मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, जब मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं तो फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाता है। इसी चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ रीसेंट एडवांसेस हैं, कुछ नई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू इसका इलाज किया जाता है। स्पेशली मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि ये ट्रीटमेंट हमारे सेंटर ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक में शुरू किया गया है, जो कि बिल्कुल एक न्यू और एडवांस ट्रीटमेंट है जिसको PRP थेरेपी कहते हैं। ठीक है, इस ट्रीटमेंट से हम अर्कुन निसा या बैक पेन का इलाज करते हैं। बैक पेन जो होती है वो कमर में इस वजह से होती है कि जिसमें जो बहुत सारे लिगामेंट्स और डिस्क होती है कमर के अंदर। इस चीज़ को मैं आपको इस मॉडल से समझा सकता हूँ। अगर आप ये देखेंगे इस मॉडल को, इस मॉडल में ये सारी बैक पूरा स्पाइन है, ये आपका रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, ये पेल्विस है और ये आपकी लेग्स हैं। देखिए अगर इस पर आप गौर करें तो ये जो जगह है ये वर्टिब्रा कहलाती है, ठीक है। तो वर्टिब्रा के सुना होगा आपने L4 L5 पे मसला हो रहा है, मोरे में मसला हो रहा है, लोअर बैक में प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक्चुअली ये है क्या, लोअर बैक ना, ठीक है। ये वर्टिब्रा के हमने नंबर दिए होते हैं L1 L2 L3 L4 L5 और ये डिस्क है इसके अंदर। ये देखिए ये वाइट जो है ये डिस्क है मौजूद। ये जो डिस्क होती है, अगर आप इसको समझें कि डिस्क इनके दरमियान में मौजूद है, किसी भी स्ट्रेस की वजह से अगर ये डिस्क रप्चर हो जाती है, ठीक है, ये देखिए आप रप्चर भी इसमें दिखाया गया, ये वाला, ये देखें आप, ये स्वेलिंग होगी, ठीक है, ये रप्चर होगी। अगर ये डिस्क रप्चर हो जाती है तो ये जब रप्चर होती है, जो रगें यहाँ से निकल रही हैं, लोग इसको नसें कहते हैं, हम लोग इसको नर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्क जब रप्चर होगी तो इसका मटेरियल सारे का सारा इस नर्व को दबा देता है। अच्छा, जब ये नर्व दबेगी तो ये नर्व जहाँ जहाँ जा रही है, पूरी लेग में जा रही होगी, तो ये वहाँ पेन करेगी। इसी को ही लोग सियाटिका या अर्कुन निसा कहते हैं। तो ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और एक बैक पेन होती है जो सिर्फ कमर में रहती है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। सर मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, मतलब वो स्पेशली खवातीन जो कि C सेक्शन के मरहले से गुजरती हैं, उनको लगते हैं जी कमर में इंजेक्शन, वो वक्ती रिलीफ हो जाता है, ठीक है, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मौसम की तब्दीली, AC में सोना, सर्दी गर्मी का आना, आपकी वो कमर को बहुत बुरी तरह हिट करता है। आप 5 से 6 मिनट के बाद सीधे नहीं बैठ सकते, आपको अपने आप को ऐसे करना पड़ता है। देखिए उसके पीछे मेरे पास जो पेशेंट आती हैं, ये कहती हैं डॉक्टर साहब जब से मुझे कमर में इंजेक्शन लगा है दर्द हो गया है। फॉर्चुनेटली हमारी ट्रीटमेंट जो है उसमें भी हम क्या करते हैं, कमर में इंजेक्शन ही लगाते हैं PRP का, ठीक है, इसी साइट पर हम इंजेक्शन लगाते हैं PRP का। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले ही हमारी कमर में इंजेक्शन लगा था जिसकी वजह से हमें ये तकलीफ हो गई है, अब फिर आप इंजेक्शन लगाना चाह रहे हैं। तो बताना चाहता हूँ कि जब भी C सेक्शन हो रहा होता है, कमर में इंजेक्शन लगता है ताकि पूरा ये एरिया सुन हो जाए, वो सुन हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद जब पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है तो शिफ्टिंग के दौरान क्योंकि ये एरिया पैरालाइज होता है, वो इतना एबनॉर्मल तरीके से शिफ्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये डिस्क या तो रप्चर किसी की हो जाती है या फिर यहाँ से जो इसके लिगामेंट्स जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो टॉर्न हो जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं। अच्छा। जब वो सॉफ्ट टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं मौजूद होती। जब यहाँ ब्लड सप्लाई कम होती है तो कोई भी मेडिसिन यहाँ तक पहुँचती नहीं है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये नई ट्रीटमेंट निकाली है कि जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पर इंजेक्शन लगा दिया जाए। सही। तो लोगों के साथ ये गलत फहमी है कि इंजेक्शन लगने से हुआ है। मेरी नज़र में इंजेक्शन लगने से उनको तकलीफ नहीं हुई है, वो जो ऑपरेशन के बाद जो शिफ्ट हुआ है, जो पैरालाइज, जब आप देखें ना पूरी बॉडी को जब शिफ्ट करेंगे, ये तो पूरी पैरालाइज है ना बॉडी, तो ये तो नीचे की बॉडी तो आपकी महसूस ही नहीं हो रही। तो शिफ्ट जब करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्क पर दबाव आ जाएगा, कहीं ना कहीं लिगामेंट्स पे दबाव आ जाएगा। जब इन पे दबाव आ जाएगा तो वो जो टीयर हो जाएगा जिसकी वजह से तकलीफ रहती है। जो पीआरपी का जो प्रोसेस है उसके तहत आप आइडेंटिफाई करते हैं उस पॉइंट को जहां पर ये लिगामेंट्स या फिर जो टिश्यूज हैं वो डेड या हो गए या होने वाले हैं। डेड तो नहीं कह सकते, इंजर्ड कहें आप, इंजर्ड कहें। तो इस इंजेक्शन का फिर फर्क क्या पड़ता है, इससे असर क्या होता है? ये जो जैसे कि आपने बताया कि वो वेन्स बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। जैसे ये है, ये सोजिश हो गई, ठीक है, ये डिस्क एल के बीच में सोजिश हो गई जी। तो इस सोजिश को देखते हुए हम जो है पीआरपी का इंजेक्शन सीधा सोजिश के अंदर लगा देते हैं। ठीक है। जब सोजिश को लगा देते हैं तो पीआरपी के अंदर खासियत है कि वो जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी वो सोजिश को ख़त्म करता है, तो वो सोजिश को ख़त्म कर देता है। थोड़ा सा पीआरपी का बताता चलूँ कि ये आम इंजेक्शन नहीं है, ये एक नेचुरल इंजेक्शन है। नेचुरल किस तरह है कि हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके उस ब्लड के ज़रिए जो है हम उसको सेपरेट करके डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट करते हैं पेशेंट के ब्लड को। उसमें से जो सफ़ेद खून होता है आम लफ्ज़ों में कहा जाए, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, उसको बिल्कुल अलग कर लिया जाता है। उसके बाद उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है, प्रोसेस से गुजार के उसको एक्टिवेट किया जाता है, फोटो एक्टिवेटेड। तो वो जो एक्टिवेटेड फॉर्म है प्लेटलेट्स की वो हम इंजेक्ट करते हैं। शायद आपने सुना हो चेहरे पे भी लगाया जा रहा है और कॉस्मेटिक में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, बालों में भी लगाया जा रहा है, हर जगह लगाया जा रहा है। लेकिन एज ए ऑर्थोपेडिक हम जो है मुख्तलिफ जॉइंट, चाहे वो स्पाइन हो, चाहे वो हिप जॉइंट हो, चाहे नी जॉइंट हो, चाहे वो शोल्डर हो, चाहे सर्वाइकल स्पाइन हो, तो हर जगह हम लगाते हैं। तो पीआरपी के सेशन से एडवांटेज ये होता है, एक तो वो नेचुरल है, देखिए ना कुदरती तरीका है ना, आपके ही ब्लड से तो बनाया गया है, मेडिसिन तैयार हुई है ना एक तरह से, कोई बाहर से कोई केमिकल नहीं लिया गया। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि ये नेचुरल है और इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। यानी एक जो कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब के कमर का जो ये दर्द है, अगर ये शुरू हो गया तो फिर ये सारी जिंदगी रहेगा, आपको इसी के साथ जीना है, ये कॉन्सेप्ट गलत है इसका? जी बिल्कुल गलत है। बाकी शिफा तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन देखें मेरी कोशिश यही थी एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन ऐसा सेंटर ज्वाइन करूँ, स्पेशली दिस इज एन ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी। तो ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी हमारे पास क्लिफ्टन के अंदर ये सेंटर है, वो मैंने ज्वाइन किया। डॉक्टर पीटर हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे कुछ ट्रेनिंग ली रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक में और ये ट्रीटमेंट सीखी। और ये ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक्स में मैं कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। तो लेकिन हमारे सेंटर में जो ये ट्रीटमेंट है ख़ास तौर पे स्टलाइज तरीके से किया जाता है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से किया जाता है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हम उन्हें बड़ी आसान लफ्ज़ों में बताएं कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, स्पेशली डाइट को लेके, कि आप कभी भी जोड़ों के दर्द का शिकार ना हो। आप कभी ये ना कहें जी घुटने में दर्द है, बाजू में दर्द है, हड्डी में दर्द है, गर्दन में दर्द है, क्योंकि मोस्टली जो हड्डी हमारी गर्दन की होती है ना, जो एक जोड़ है कमर और गर्दन के दरमियान वाला, उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि खाने के लिए भी ज़रूरी हैं, कुछ ऐसे पोस्चर्स जिसमें बैठना लेटना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपके जोड़ों में दर्द ना हो। देखिए सबसे पहले तो कमर की दर्द के जो पेशेंट हैं उनके लिए एहतियात जो है वो ये है कि वो एक तो सफ़र जब भी करें तो सफ़र में ख़ास तौर पे रिक्शा मोटरसाइकिल का सफ़र हम लोग करते हैं तो ख़ास एक बेल्ट आता है, लंबोसेक्रल कॉर्सेट कहलाता है, हम बेल्ट लगा के सफ़र करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जिस तरह मैंने कहा ये सोजिश आई हुई, ये जो सोजिश है इसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो आधे से ज़्यादा सिम्टम रिलीव हो जाएंगे। आपका L1 से L5 तक बिल्कुल कवर हो जाएगा। लंबोसेक्रल कॉर्सेट कहलाता है बेल्ट का नाम। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो ज़मीन पर सोते हैं अक्सर लोग ना, तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन से उठने में क्या होता है आपके सारे मसल्स यूज़ हो जाते हैं, तो कमर में खिंचाव होने का चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हमने अक्सर लोगों से सुना है कि कमर का दर्द है तो आप ज़मीन पर सोएं। जी नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ज़मीन पर सोना हम मना करते हैं, लेकिन ज़मीन पर सोने से जो है ना फ़ायदा ये होता है कि वो स्ट्रेट होती है ज़मीन ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जैसे ही उठते हैं उससे आपका पोस्चर चेंज होता है तो उसमें वो खिंचने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम क्या रेकमेंड करते हैं कि हार्ड मैट्रेस हो, ठीक है, ऑर्थो मैट्रेस हो, हार्ड मैट्रेस पे सोएं।
ठीक है। उल्टा ना सोएं बिल्कुल भी, हार्ड मैट्रेस पे सोएं या फिर सिंपल तख्त के ऊपर रुई का गद्दा बिछा कर सोएं। ये एक इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब एक जल्दी से मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके जोड़ों में पानी पड़ गया जो, और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है करवा लेंगे इलाज, देख लेंगे। वो एक शुरू का सिम्टम होता कि जिसमें आपको फील हो कि आपके घुटने के जोड़ में पानी पड़ गया या हड्डी में कोई मसला हो गया? देखिए आम लोग ये नहीं समझ सकते कि क्या पानी है कि नहीं है, ठीक है। सिंपल स्वेलिंग को भी वो पानी समझते हैं कि पानी हो गया। ये एक ऑर्थोपेडिक ही देख सकता है कि वाकई वो फ्यूजन कहलाती है कि पानी है कि नहीं है। अगर यंग एज में किसी के जोड़ सूज रहे हैं और उसमें पानी और स्वेलिंग महसूस हो रही है तो इसको कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाता है। गठिया का एक कॉमन मर्ज है जो कि यंग एज में कॉमन, स्पेशली फीमेल के अंदर कॉमन है, तो उसके लिए भी क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी। तो आप, मेरा मशवरा ये होता है कि ऑर्थोपेडिक से ज़रूर कंसर्न करें ताकि वो इसको प्रॉपर्ली डायग्नोस कर सकें जी। तो बात ये हो रही कमर की तकलीफ बात हो, इसमें दूसरा पोस्चर का ख्याल ये हो गया कि आपने हार्ड बिस्तर पे सोना है और डेली आधा घंटा कमर की सिकाई करके सोना है, वार्म, ठीक है, कमर की सिकाई। इससे 50-60% जो आपका पेन है ना वो ठीक हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा इसी चीज़ से ही, इसी से इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा जो है ऑब्वियसली विटामिन डी, कैल्शियम, ये जो सप्लीमेंट्स हैं, या डाइट के अंदर हम दूध दही का इस्तेमाल अच्छा करें, ठीक है, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, स्पेशली अखरोट का इस्तेमाल जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, पालक का इस्तेमाल जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। आयरन और विटामिन्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं ताकि आप इस तरह के अदरक लहसुन भी बहुत अच्छा है, इसी तरह इनका यूज़ करना भी बहुत अच्छा है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नेचुरल तरीके से आप जोड़ों को बजाय इसके कि आप मेडिसिन पर रिलाई करें। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। तो जनाब अब जरा बढ़ते हैं आगे, और आज है आलमी दिन पानी का। पानी कुदरत का है अजीम तोहफा। पानी ना सिर्फ इंसानी जिंदगी की बका के लिए ज़रूरी है बल्कि जानवरों, चरिंद परिंद, दरख्तों, पौधों और फूलों को फलने फूलने के लिए भी अहम तरीन ये हिस्सा है। पानी जिंदगी है। पानी की इसी अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल 22 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पानी का मनाया जाता है आलमी दिन। तो आज पानी के आलमी दिन के मौके पर हमारे मेहमान हैं सीईओ पंजाब आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज साहब। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पानी ज़ाया होता है। एक जगह पर देखा जाता है कि पानी मौजूद नहीं है और जहाँ पर है वो बुरी तरह से ज़ाया होता है। कहते हैं ना कि एक मुफ्त की चीज़ है तो माले मुफ्त दिले बेरहम वाली सिचुएशन। पानी की अहमियत के हवाले से बताइए, इसको बचाना कितना ज़रूरी है अगली नस्लों के लिए? बहुत शुक्रिया। इस वक्त पानी की जो कामयाबी है पाकिस्तान में, क्योंकि इस साल जो वर्ल्ड वाटर डे का थीम है वो ज़ेरे ज़मीन पानी है, और ज़ेरे ज़मीन पानी एक ऐसा सोर्स है जो कि अनलिमिटेड नहीं है। इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान में कोयटा एक सर फहरिस्त है जहाँ पे ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत नीचे चला गया। उसके बाद रावलपिंडी है और जनूबी पंजाब है, और इस तरह से अब लाहौर में भी पानी नीचे जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, इसमें हमें ये ज़रूरत है कि एक तो पानी के इस्तेमाल में एतदाल से काम लें, सही है, उसको ये समझें कि ये कोई अनलिमिटेड सोर्स नहीं है, और दूसरा ये करें कि इसमें मुतबादल आबी ज़राए हमें तैयार करने की ज़रूरत है। जैसे कि मुख्तलिफ़ शहरों में हो भी रहा है कि फैसलाबाद में, लाहौर में ज़मीनी पानी से इंसार ख़त्म करके नहरी पानी को पीने के काबिल बनाया जाएगा। सही है। तो इस तरह से जब तक शहरी साथ ना दें और साथ गवर्नमेंट मुतबादल ज़राए का काम तेज़ी से मुकम्मल ना करे, उस वक्त तक हमें ये पानी की कमी का एक सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा जाहिद साहब, पानी की कमी के हवाले से आपने बताया कि मुतबादिल ज़राए, मैं चाहूँगी जो पानी आलूदा हो जाता है उसके हवाले से भी आप बताएं, क्योंकि उसमें ज़्यादा किरदार हमारा अपना ही होता है। तो वो आबी हयात के लिए भी नुकसानदेह होता है और वो फिर पीने के काबिल भी नहीं है और वो सीधा सीधा वेस्ट हो जाता है। असल में जिस तरह इंसानी हयात पानी पे डिपेंड करती है, इस तरह आबी हयात तो डिपेंड ही पानी पे करती है। और जो हमारे जितने भी दरिया हैं वो वेस्ट वाटर से आलूदा हो रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की मकदार उतनी नहीं रही जो कि फ़िश या एक्वेटिक लाइफ या आबी हयात के लिए मौजू हो। तो वो बड़ी तेज़ी से, जैसे रावी दरिया है वहाँ पे आबी हयात बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो गई है। इस तरह से दीगर दरिया जिसमें पानी वेस्ट वाटर ज़्यादा है और साफ़ पानी कम है, वहाँ पे आबी हयात ख़त्म हो चुकी है। तो इन तमाम के लिए मनसूबाजात बिल्कुल बने हुए हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगने हैं, सारा कुछ है। लेकिन बहरहाल ये जब तक कंप्लीट नहीं होते उस वक्त तक ये हमें सामना रहेगा। और इनकी कौमी तरजीह हमारी इस अगले 10 साल के लिए, जैसे पहले बिजली थी, सड़कें थीं, अब पानी हमारी अगली कौमी तरजीह है। और इंशाल्लाह अगर 10 साल हमने एज ए कौम, एज ए नेशन इस पर लगा लिए तो हम ना सिर्फ इंसानी हयात
को की बका की गारंटी दे सकेंगे अगले लॉन्ग पीरियड के लिए, बल्कि हम आबी हयात की भी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। अच्छा जाहिद साहब, मौजूदा सिचुएशन हमारे सामने है, पानी के ज़खायर कितने हैं, कितने नहीं हैं, ज़रूरत कितनी है और कितने हमारे पास जो ज़खायर मौजूद हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा कई साल के बाद जो सिचुएशन होगी उसके लिए आज से हमें क्या करना होगा? पानी के ज़खायर को किस तरह से बढ़ाया जा सकेगा? क्या ऑप्शन है हमारे पास? इसमें दो सिमतों में हमें काम करना है। एक पानी का जो इस्तेमाल है और उसका तफसीली निज़ाम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वहाँ पे उसको कम एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। जैसे अब लाहौर में एक एग्रीमेंट हुआ है कि अगले 2 साल में हर घर में मीटर लग जाएगा। जब वो मीटर लगेगा तो पानी का इस्तेमाल उसमें से कम हो जाएगा। उसके अलावा ये पानी की जो ज़खायर हैं मुतबादल, जैसे लाहौर में BRB कैनाल के साथ हम ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, फैसलाबाद में गुगेरा ब्रांच कैनाल के साथ लगा रहे हैं, रावलपिंडी में नडोचा डैम बन रहा है, और इस तरह मुख्तलिफ शहरों में, और कराची में K4 प्रोजेक्ट है, वो भी सरफेस वाटर ट्रीटमेंट है। तो हमें सरफेस वाटर की तरफ आना होगा और सरफेस वाटर को ट्रीट करके उसको पिएं, और जब वेस्ट में कन्वर्ट हो तो उसको ट्रीट करके नहरों को वापस कर दें, ताकि नहरों का पानी भी कम ना हो। तो इस स्ट्रेटजी पे हमें अमल करना होगा। ठीक है जाहिद साहब, मैं चाहती हूँ आज के दिन की मुनासबत से आप उन तमाम लोगों को पैगाम दें जो कि पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। नलका खुला है, खुला रहने देते हैं, किसी चीज़ के लिए पानी भरा है, वो अगर पानी उनकी नज़र में अगर थोड़ा सा भी गंदा, उस पूरे के पूरे पानी की बकेट को फेंक देते हैं, फिर नया पानी इस्तेमाल करते हैं। कपड़े धोने के लिए खड़े हुए हैं तो बाल्टियों की बाल्टियाँ ज़ाया हो रही होती हैं। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोगों को मैसेज दें पानी को सेव करने के हवाले से। लेकिन ये बड़ा ये बरमहल आपकी बात है कि गाड़ी धोना हो, कपड़े धोना हो या दीगर इस्तेमाल हो, पानी को इस तरह से बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए कि पानी नेमत खुदाबंदी है और इसको एतदाल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और दीगर दुनिया के ममालिक है वो ऐसे ही कर रहे हैं, और इसी तरह से उनकी आइंदा नस्लें साफ पानी के साथ उनके अवेलेबिलिटी रहेगी। तो हमें भी पानी के इस्तेमाल में एतदाल करना चाहिए और इसको नेमत के तौर पर डील करना चाहिए और उसकी वेस्टेज से गुरेज करना चाहिए। ठीक है जाहिद साहब, बेहद शुक्रिया, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ, और पानी के हवाले से जो उन्होंने बताया वो प्लीज़ अपने घर में पानी इस्तेमाल करने में थोड़ा सा एतदाल के साथ आप पानी इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान के शहर कराची में, जहां पानी की किल्लत आवाम का पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में एक नौजवान ने अर्बन फॉरेस्ट लगाने की ठानी और ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ पार्क्स में इस्तेमाल शुदा पानी से 1000 पौधे और दरख्त लगा डाले। इस नौजवान से मिलवाएंगे खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट में। अजय, दुनिया भर में आज वाटर डे मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का मकसद पानी की अहमियत को उजागर करना होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके ज़िला वस्ती में, सेक्टर 9 के एक पार्क में, और ये जो आपको मेरे बैकग्राउंड में ये नीम का दरख्त नज़र आ रहा है और ये पौधा, ये दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये अर्बन फॉरेस्ट्री की एक मिसाल है और ये मिसाल कायम की है कराची के एक नौजवान ने। हम आपको उस नौजवान से तो मिलवाएंगे कि जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्कों को आबाद किया है। और कैसे आबाद किया है? मस्जिद के उस पानी के ज़रिए कि जो वज़ू का पानी होता है और जो ज़ाया हो जाता है हमारे यहाँ, उस पानी को उन्होंने यूटिलाइज़ किया और उसको प्लांटेशन के लिए, पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल किया। और ज़िला वस्ती में 4 से 5 ऐसे पार्क हैं जो आज उस नौजवान की कोशिशों से, जहाँ ऐसे दरख्त हैं जहाँ पर अमरूद का दरख्त है, अनार का दरख्त है, नीम का दरख्त है, सुहांजना का दरख्त है, और गर्ज ये कि ये वो सारे दरख्त हैं जो माहौल दोस्त भी हैं। हम आपको मिलवाएंगे उस नौजवान से भी और पूछेंगे कि ये ख्याल कैसे आया, और साथ साथ हम मालूम करेंगे इलाके के रहने वाले लोगों से कि इस तरह के पार्क और इस तरह के दरख्तों में आकर के वो ख़ुद को कैसा महसूस करते हैं। क्या यहाँ पानी नहीं आता इस इलाके? नहीं, इस इलाके में पानी बिल्कुल नहीं आता, तो इसीलिए हमने वुज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी इस्तेमाल करना शुरू किया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा ये तजर्बा कामयाब हुआ। और ये हमारे जो चेयरमैन हैं शहरोज सराज, उनके अंडर में जो है ये सारे प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस काम को बढ़ा के हम लोग पूरे कराची में शुरू करेंगे। खासकर ये सेक्टर 9 में अर्बन फॉरेस्ट बनाया गया है जिसमें इसका बहुत बड़ा किरदार है। हम लोगों ने सिर्फ साथ दिया है, मेहनत उसकी अपनी है। तो ये लेफ्ट साइड भी आप देख सकते हैं, फिर ये पिछले साल ये राइट साइड पे भी हम लोगों ने लगाया है। तो बाकी अल्लाह मालिक है। और पानी की यहाँ प्रॉब्लम है, हफ्ते में 2 दिन ही पानी आता है।
तो फिर शहरोज ने एक मशवरा ऐसा दिया जिसके तहत उसने काम किया, हम लोगों ने साथ दिया। तो मस्जिद का जो वज़ू का पानी होता है वो हमने ऐसे खोद कर वो पाइप इस तरह हमने लगाई है कि जो भी वज़ू बनाते हैं ना उनका पानी इधर आ जाता है, तो वो पौधों को पानी मिल जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं शहरोज सिराज, लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊं कि ये सुहांजना का ये दरख्त है और उसमें एक फली भी नज़र आ रही है और हमारे कैमरामैन मरगूब आपको दिखाएंगे। ये वो दरख्त है जिसको माहौल दोस्त दरख्त भी कहते हैं और आलू और शोरबे के साथ इसकी तरकारी बनती है और जो मुख्तलिफ अमराज के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए ख़ासतौर पर बहुत मुफीद समझी जाती है। शहरोज, ये ख्याल कैसे आया आपको कि अर्बन फॉरेस्ट लगाया जाए? कराची में वैसे ही लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता भाई, तो ये आइडिया आया कैसे और ये कैसे आप सब कुछ कर लेते हैं? हमने ये सोचा कि महकमे बागात से बात की कि हमने यहाँ प्लांटेशन करनी है। उन्होंने कहा इलाके में पानी नहीं है, मीठा पानी नहीं है, पौधे कैसे लगाए? तो हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर, के कराची के अंदर अक्सर मसाजिद के साथ ही ईदगाह मौजूद है, पार्क मौजूद है, नियरेस्ट ही है। तो हमने इस मस्जिद से जो है, हमारे मोहल्ले के अंदर अहमद मस्जिद है, यहाँ का जो वज़ू का पानी है, जो तलबा भी यहाँ पर पढ़ते हैं और अहले मोहल्ला भी यहाँ वज़ू करते हैं, वो ज़ाया हो रहा था, नालों में जा रहा था। तो 2000 रुपये के मामूली से खर्चे से उस वज़ू के पानी को हम अपने ग्राउंड में लेके आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं यहाँ पर 200 से 250 फल के, फूलों के दरख्त मौजूद है। यहाँ से अहले मोहल्ला जो आप फलियाँ दिखा रहे हैं सौजना की, ये भी लेके जाते हैं और उसके पत्तों के पाउडर बनता है, मोरिंगा पाउडर, इसको सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं लोग, ये भी लेके जाते हैं। ये कैसे आता है ये पानी? ये जो नालियाँ जो बनी है, सूखी हुई हैं, इनसे पानी आता है? जी बिल्कुल, इनसे पानी आता है। मस्जिद के दोनों अतराफ में वज़ू खाने बने हुए हैं, जो पानी नालियों में साइडों से जा रहा था, तो हमने एक नाली बनाई खाली वहाँ पे सिंपली, और इन नालियों के जरिए पूरा जब ये वज़ू हो रहा होगा तो आप देखेंगे पूरा ये भर जाएगा। और आपकी मिसाल देख रहे हैं, जो पूरा दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं, ये उन्हीं पानी की वजह से ग्रो होकर बड़े हो गए। ये ख्याल जब आपको आया और आपने यहाँ पर ये सब कुछ शुरू किया, तो क्या लोगों ने आपसे ताउन किया या थोड़ा से वो परेशानी का सामना हुआ? लोग बहुत परेशान हो गए थे, पूरा अहले मोहल्ला यहाँ पर जमा हो गया था। वो कह रहे थे यहाँ पे वही वाली बात कि हमारे पास पीने को पानी नहीं, 21 दिन बाद यहाँ पर पानी आता है, आप पौधे लगा रहे हो 200-250 के करीब, इनको कहाँ से इतने पानी ला के दोगे? जब हमने उनको समझाया कि ये ऐसे इस तरीके से ला के देंगे, मस्जिद का जो वज़ू का पानी वो ला के देंगे, तो बहुत खुश हुए और हमारे साथ ताउन भी किया। ख़वातीन भी अपने घर से गमले लेकर आ गए, उन्होंने भी पौधे लगाना शुरू कर दिए और हमारा जो टारगेट 100-150 का था, पर वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो ये बताइए कि मुस्तक़बिल में क्या इरादा है और किन किन जगहों पर ऐसे प्लांटेशन का प्रोग्राम बनाया आपने? मेरा मुस्तकबिल में इरादा ये है कि तमाम बड़ी जामियात मस्जिद के साथ ये बात की जाए। उलमाए कराम, हम बड़े उलमाए कराम के पास भी जा रहे हैं, उनको ये बता भी रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है। नई मसाजिद जहाँ पर बन रही हैं तो बाकायदा वज़ू के पानी को सेव करने के लिए टैंक बना रहे हैं। कोशिश ये है, और आपके चैनल के प्रोग्राम से ये भी मैं लोगों को मैसेज दूंगा कि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आने वाला है, जैसे वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं, पानी के ऊपर ही होना है। तो ये चीज़ हमारे हाथ में है कि हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। मैं कोई बड़ा ट्रीटमेंट प्लान लगा के नहीं बोला, छोटा सा वज़ू का सेटअप जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दरख्त लगाने के लिए, और जब दरख्त होंगे तो बारिश ऑलरेडी हमारे पास होना शुरू हो जाएंगे। महदूद वसाइल में रहते हुए शहरोज सिराज जैसे नौजवान का तजुर्बा जिला वस्ती में 1000 से ज़ायद दरख्त उगाने में कामयाब रहा है। इकबाल ने ठीक ही कहा था, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो जनाब, पानी बचाइए अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। जी हाँ, आज का प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी खबरें होंगी शेयर करने के लिए। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और समा देखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।